मेरा पति जब भी मेरे पास आता तो मेरी ननद को मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक था और हैरानी की बात थी कि ननद को कैसे पता चलता है। अब मुझे शक हो गया था। मैं एक दिन अचानक ननद के कमरे में गई और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी इस हरकत पर मेरी ननद बहुत घबरा गई और धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटने लगी, ऐसे जैसे कमरे के अंदर उसने कोई खजाना छुपा रखा है। मैं कमरे की तलाशी लेने लगी, ये सोचकर कि शायद कोई सिरा मेरे हाथ लग जाएगा, लेकिन कमरे में तो मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने का हुलिया देखकर मेरी जान ही निकल गई। आज मैं वंश की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए। जब वंश ने मेरा घूंघट उठाने के बाद अपनी मोहब्बत भरी बातें मुझे सुनाने लगा तो मेरे कानों में अजीब से मोहब्बत के रस घुल रहे थे कि अचानक कमरे के बाहर से अजीब सा शोर आने लगा। वंश के साथ मैं भी बहुत परेशान हो गई। वंश मुझे कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़कर बाहर आंगन की तरफ भागे। मैं हमारे शर्म के बाहर नहीं निकल पाई। एक तो मैं नई नवेली दुल्हन थी, दूसरा यहाँ किसी को नहीं जानती थी। वंश को भी आज ही मैंने आमने सामने देखा था, वरना उनकी तस्वीर ही देखी थी बस। अब तक मैं यहाँ बैठकर वंश का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी ननद को मिर्गी का दौरा पड़ा है और वंश उसे अस्पताल लेकर गए थे। मैं वंश का इंतज़ार करते करते सो गई। सुबह आँख खुली तो वंश सामने बैठे सो रहे थे। सारी रात अस्पताल में बिता दिए, फिर घर आए तो उन्हें नींद आ गई थी। वंश से कल वाले किस्से के बारे में पूछा तो वो टाल मटोल कर गए। कहने लगे मेरी 35 साल की बहन वाणी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे दौरे पड़ते रहते हैं। वंश ने कहा तो मुझे वाणी का दुख हुआ। फिर अगले दिन वंश नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। वहाँ उनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मुझे मजबूरन ससुराल में ही छोड़कर चले गए। कुछ महीने बाद मैंने घर में काम करना भी शुरू कर दिया। मैं कर दूंगी आपके हिस्से का काम। मेरी ननद ने देखा तो बोली। वाणी मुझसे 9 साल बड़ी थी। मैंने कहा दीदी आप काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो बीमार हैं। मैंने अपनी ननद से कहा तो उसे गुस्सा आ गया। दीदी किसको कहा तुमने? मैं क्या दीदी लगती हूँ तुम्हें? तुम मुझे क्या जताना चाह रही हो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? वाणी बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र अभी सिर्फ 26 साल थी और वाणी की 35 साल। मेरी उम्र और उसकी उम्र में फ़र्क तो बहुत था, लेकिन मैंने उसको दीदी कहा तो वो गलत समझ गई। आप नाराज मत हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आपको बुरा लगा तो सॉरी, मैं आइंदा आपको दीदी नहीं कहूँगी, मैंने बात संभालते हुए कहा। अच्छा, आज से हम दोनों दोस्त हैं। वो एकदम से खुश हो गई। फिर वाणी मेरी दोस्त बन गई। वो मेरे सामने ऐसी हरकतें करती जैसे वो छोटी बच्ची हो। मुझे समझ आ गया कि वाणी की उम्र तो ज़्यादा थी, लेकिन उसका दिमाग अभी बचपन में ही था। उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही थी। शायद उसके पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। शायद ये उसकी बीमारी थी। फिर हफ्ते के आखिर में वंश आ गए। इतवार की छुट्टी पर मैं उन्हें देखकर खिल उठी। मैं खूब तैयार हो गई और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। वंश ने बताया कि वो सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार की शाम को वंश को वापस जाना था। वंश शाम से लेकर रात खाने तक आंगन में अपनी माँ के साथ बैठे रहे। चाय भी वहीं पी और फिर रात का खाना सबने मिलकर खाया। मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गई। वंश का इंतज़ार करने लगी। वंश खाने के बाद मेरे कमरे में वक्त पर चले आए। उन्हें देखकर मैंने शर्म से नज़रें झुका ली। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लगे। मेरे हुस्न की तारीफ़ करने लगे और अपने हफ्ते की बेचैनी का इजहार भी किया। जानती हो माधवी, जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वंश ने मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा, जो वो मेरे लिए लाए थे। आज मैं बहुत खुश हुई। हम बातें कर ही रहे थे कि फिर से बाहर से वैसा ही शोर आने लगा। इस बार वंश के पीछे मैं भी बाहर को भागी। मैंने देखा कि सब वाणी के कमरे के आसपास जमा हो गए हैं। वो अंदर घुसे
तो वाणी बेहोश पड़ी थी। वंश ने उसे उठाया और फौरन डॉक्टर के पास ले गए। मैं वाणी के लिए परेशान थी, लेकिन वंश को इस तरह मेरे पास से जाने से मैं उदास हो गई थी। मैं फिर भी वाणी के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसने एक हफ्ते में मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बाकी जेठानी और देवरानी के मुकाबले में मेरा हर काम में हाथ बटाया था। इस बार वंश सुबह से ही पहले वापस आ गए थे, लेकिन वाणी के सिराने ही बैठे रहे। फिर सुबह ही पूजा आरती करके सो गए। मैं उदास हो गई। वंश दोपहर में जाके और फिर बोले कि अब मेरी ड्यूटी जाने का वक्त हो गया है। ये कहकर वो फिर से दूसरे शहर चले गए। यानी फिर से एक हफ्ता मुझे वंश के बगैर रहना था। ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। फिर सारा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। उस सारे हफ्ते में ननद को दौरा नहीं पड़ा। अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया वाणी के साथ ऐसा था जैसे वो उनकी सगी बेटी ना हो। जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने अपनी सास को वाणी को बातें करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब वाणी बेहोश होती तो मेरी सास उसके पास तक नहीं जाती। मेरी देवरानी और जेठानी भी वाणी से बात नहीं करती थी। वाणी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी थी। सिर्फ वंश उसके लिए फिक्रमंद होते थे। अगले हफ्ते वंश आ गए और वही हुआ जो पहले हुआ था। जैसे ही वंश ने कमरा बंद किया, वाणी बेहोश हो गई। अब तो मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि वाणी जानबूझकर ऐसा करती है, मगर क्यों? अब मुझे उस क्यों का जवाब खोजना था। मैंने एक आइडिया सोचा। वंश अगली सुबह चले गए। घर वालों से कह दिया कि वंश सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर मैंने देखा कि वाणी किसी गहरी सोच में चली गई। शाम तक वाणी उदास बैठी रही। बार बार मेरे कमरे के सामने बहाने बहाने से चक्कर लगाने लगी। माधवी, वंश आ गया क्या? वाणी ने मुझे पूछा तो मुझे अजीब सा लगा। उसने कभी वंश को वंश भाई नहीं बोला था। पहले मैंने सोचा कि उसे कहूँ कि वंश को भाई कहा करो। फिर मुझे याद आया कि मैंने जब उसे दीदी कहा था तो वो कैसे रोने लग गई थी, इसलिए मैं कुछ ना बोली। जैसे ही रात हुई तो मैंने नौकरानी को अपने कपड़े पहना दिए और खुद वंश के कपड़े पहन लिए और कमरे की कुंडी लगा दी। सब घरवाले सोने चले गए। मैंने नौकरानी को थोड़े पैसे ज़्यादा दे दिए थे इस ड्रामे के लिए। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है, मगर कहाँ से? मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे की दीवार, जो कि वाणी के कमरे की दीवार से मिली हुई थी, वहाँ एक पेंटिंग लगी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि इस पेंटिंग में हरकत हुई। मुझे लगा कि कोई छिपकली थी शायद। मेरे दिमाग में गलतफहमी हो गई थी और मैं फौरन वाणी के कमरे की तरफ भागी। मैंने वाणी को हाथ से खींचकर कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। वाणी पूरी तरह से दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन मैंने वाणी की एक नहीं सुनी। कमरे में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ पेंटिंग के पीछे कुछ दिखाई दे रहा था जो मेरे कमरे की दीवार में लगी हुई थी। मैंने पेंटिंग के पीछे का हिस्सा थोड़ा सा खिसकाया तो मुझे वहाँ से मेरा कमरा दिखाई देने लगा। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। यानी वाणी मुझे और वंश को छुप छुप कर यहाँ से देखती थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वाणी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने भाई और भाभी के कमरे में इस तरह चोरी छुपे झांकते हुए, मैंने गुस्से से कहा। माधवी, मेरी बात सुनो प्लीज़, 1 मिनट। वाणी ने मुझे अपने कमरे के अंदर किया और कुंडी लगा दी। मैं अभी वंश को फ़ोन करके सब बताती हूँ। मैंने फ़ौरन वंश को नंबर मिलाना शुरू कर दिया। वाणी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। तुम पहले मेरी बात सुन लो, वंश से कुछ मत कहना वरना मुझे घर से निकाल देंगे। वाणी रोने लगी। अच्छा है, तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम इसी लायक हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैंने गुस्से से कहा। मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। कोई बहन ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है भला? मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को सब बताती हूँ, मैं कहती हुई कमरे से बाहर निकल आई। वाणी मेरे पीछे पीछे लपकी और मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं अपनी सास को उनकी बेटी की असलियत बताना चाहती थी। मैंने सास के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो रात के सोने की तैयारी कर रही थी। मम्मी, आप जानती हैं आपकी बेटी ने कितनी गिरी हुई हरकत की है? मैंने कमरे के अंदर घुसते हुए अपनी सास से कहा। क्या किया है उसने?
मेरी सास ने वाणी की तरफ देखते हुए कहा। वाणी ने सर झुका लिया। मम्मी ये अपने बाथरूम से मेरे और वंश के कमरे में झांकती हैं, और जब वंश आते हैं तो इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना। ये भी सारी इसी की साजिश है। मैं सब समझ गई हूँ। ये हमारी शादी से जलती है क्योंकि उसकी अपनी शादी नहीं हुई। जो लड़कियाँ माँ बाप के घर बैठे बैठे अपने बाल सफ़ेद करती हैं वो ऐसे ही बदतमीज़ हो जाती हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करते हुए अपनी सासू माँ से कहा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब सास ने इस बात का कोई खास ध्यान नहीं दिया। सो जाओ तुम दोनों, बहुत रात हो गई है, सास ने आराम से कहा। तो मेरा और पारा हाई हो गया। आपकी अपनी बेटी की कोई गलती नजर नहीं आ रही है? आप उससे कुछ नहीं कह रही हो सिर्फ इसलिए कि ये आपकी बेटी है? जब ये बात मैंने अपनी सास से कही तो मेरी सास कहने लगी, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं इस बात को सुनकर बड़ी हैरान होने लगी। वाणी चली गई थी अपने कमरे में, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। फिर मेरी सास ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो और बत्ती बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। और फिर रजाई ओढ़कर सो गई। मैंने बत्ती बुझा दी और गुस्से से दरवाज़ा जोर से बजाते हुए अंदर से बाहर आ गई। फिर मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी, जो मेरी सास ने कहा था कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं बार बार इस शब्द के बारे में सोचे जा रही थी। अगर वाणी मेरी सास की बेटी नहीं है तो फिर कौन है? मैंने दिल में सोचा कि क्या वो उनकी सौतेली बेटी है। मैं अपने कमरे में आकर अपने आप से ही सवाल किए जा रही थी। मैं सोच सोच कर पागल होने लगी थी। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मैंने रात वाले किस्से के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। सोचती रही, सारी बातों को वंश के आगे रखूंगी। वंश, आपको वाणी की शादी कर देनी चाहिए। अब आखिर उसके भी जज्बात होंगे। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी वक्त पर नहीं हो पाती वो दिमागी मरीज बन जाती हैं और वो इस तरीके की हरकतें करने लगती हैं। आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर फौरन वाणी की शादी कर दो। मैंने वंश को कहा तो उन्होंने हैरत से मुझे देखा। फिर बोले, आज कह दिया, आइंदा ये बात मत कहना। वंश कहकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लग रहा था कि मैं वंश की नज़रों से गिर गई हूँ ऐसी बात करके। वंश को सब सच सच बता दूंगी, वरना वो मुझे गलत ही समझते रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। अब इस घर का माहौल मेरी समझ से बाहर था। इस मर्तबा वाणी ने कोई तमाशा नहीं किया था। वंश के आने पर तो थोड़ी शर्मिंदा सी भी हो गई थी। फिर मुझे वंश की बात परेशान कर रही थी कि उन्होंने वाणी की शादी की बात पर ऐसा गुस्से से क्यों कहा था, आखिर क्यों? मगर मुझे फिर भी वाणी से थोड़ी हमदर्दी थी। मैं समझ सकती थी वक्त पर शादी ना होने की वजह एक लड़की की कैसी हालत हो जाती है। मैंने अपनी सास से इस मामले में बात करने की ठान ली थी। मम्मी जी, आपको अब वाणी की शादी का सोचना चाहिए। मैंने सास से कहा तो उन्होंने अजीब नज़रों से मुझे देखा। अब ये मुमकिन नहीं है। मेरी सास ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा और फिर अपनी माला जपने में लग गई। अब मुझे अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरी सास ने क्यों कहा था कि मुमकिन नहीं है? क्या आप देख नहीं रही हो कि शादी ना होने की वजह से आपकी बेटी दिमागी मरीज बन गई है? मैंने कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। सास ने आराम से कहा, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वो आपकी बेटी है। मैंने कहा, मेरी बेटी जैसी है, मैंने बचपन से उसे पाला है। मेरी सास के शब्द ने मुझे हैरान कर दिया। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, मेरी सास ने कहा। मैं कमरे में वापस आ गई। अगले हफ्ते वंश ने कहा कि उन्हें घर मिल गया है और वो मुझे साथ लेने आए हैं। ये सुनकर मैं खुश हो गई, लेकिन मेरी ये खुशी उस वक्त परेशानी में बदल गई जब वंश ने वाणी से कहा कि अपना सामान बांधे और हमारे साथ चले। वाणी ने एक नज़र मुझे देखा और अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वाणी को साथ नहीं ले जा सकते, मेरा चैन सुकून छीन लेगी, मैंने वंश से गुस्से में कहा। वंश ने मेरी एक ना सुनी और वाणी को भी साथ ले आया। खैर, मैंने सब्र करने में समझदारी समझी, लेकिन फिर से वाणी ने यहाँ आकर बीमारी के ड्रामे शुरू कर दिए। कभी बुखार चढ़ा लेती तो कभी डिप्रेशन में आ जाती। मैं उसकी बीमारी से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन वाणी को बुखार हुआ तो सारी रात वंश उसके सिराने बैठे रहे।
मैं रात में बार बार उठकर देख रही थी, लेकिन वंश उसके पास सिराने से उठने को तैयार नहीं थे। वंश, आप जानते हैं कि वाणी आपकी सगी बहन नहीं है। आपकी माँ ने उसे सिर्फ पाला है। क्या ये सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है? आपके और भी तो भाई हैं। आप इसको वहीं पर छोड़ आते। मैंने अपने पति वंश से साफ साफ कह दिया था। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानता हूँ, और फिर ऑफिस चले गए। मेरा सिर चकराने लगा। जब वंश जानते हैं कि वाणी उनकी सगी बहन नहीं है, तो सारी रात उसके सराहने क्यों बैठे रहते हैं? मैंने फैसला कर लिया था कि वाणी को अपने घर से अब चलता करूंगी। मैंने कमरे में झांकने वाली बात वंश को बताने का फैसला कर लिया था। पहले नहीं बताया क्योंकि मैं समझती थी कि वाणी वंश की सगी बहन है, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। लेकिन अब ये वाणी मेरे गले की हड्डी बनती जा रही थी, जो ना उगली जा रही थी ना निंगली। शाम को वंश ऑफिस से घर आए तो मैंने उस रात वाला सारा किस्सा उनसे कह दिया। वो गुस्से में आकर खड़े हुए और वाणी के पास गए। मैं खुश हो गई कि अब मेरी वाणी से जान छूट जाएगी। वाणी, क्या माधवी ये सब बात सच कह रही है? क्या तुम हमारे कमरे में झांकती हो? वंश गुस्से से पागल हो रहे थे। वाणी कुछ ना बोली, बस सर झुकाकर वंश की बातें सुनती गई। लेकिन मेरा काम तो फिर भी नहीं हुआ। वंश ने उसे घर से नहीं निकाला। फिर कुछ दिन बाद फिर से वाणी की तबीयत खराब होने लगी। पहले मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसने उल्टियाँ की तो मैं समझ गई कि वाकई उसको निमोनिया हुआ था। वंश घर पर नहीं थे और वाणी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने वंश को फ़ोन किया और उन्हें वाणी की हालत के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं वाणी को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसा राज बताया कि मेरा तो सर ही चकरा कर रह गया था। मेरे ऊपर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। वाणी को लेकर घर आ गई थी जब तक वंश घर आ चुके थे। मैं आते ही वंश पर बरस पड़ी। जानते हैं, आप जिस वाणी का इतना ख्याल रखते हो, उसने तो आपकी इज्जत तक का ख्याल नहीं रखा। ना जाने कहाँ अपना मुंह काला करा के आई है। ना जाने कहाँ अपना मुंह काला करा के आई है। मैंने वंश से कहा तो उन्होंने मुझे ना समझने वाले अंदाज में एक थप्पड़ जड़ दिया। माँ बनने वाली है, यह आपकी चहेती कुंवारी माँ बन जाएगी। मैंने गुस्से से कहा तो वंश को जैसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खड़े हो गए और वाणी के करीब आए। मुझे लगा कि वो गुस्से से पागल हो जाएंगे और वाणी को थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मेरी हैरानी की तो इम्तिहान हो गई जब वंश ने खुशी से वाणी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मैं तो फटी फटी आंखों से दोनों को देखने लगी। ये सब क्या हो रहा था, सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी। वंश और वाणी खुशी से रोने लगे। आप बजाय गुस्सा करने के उसे मुबारकबाद दे रहे हो। उसने आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। न जाने किसका बच्चा है। मैंने गुस्से से कहा तो वंश बोले, ये मेरा बच्चा है और वाणी मेरी पत्नी है। वंश की इस बात पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और अगले ही पल में चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। वंश मेरे सिरहाने बैठे थे। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ किया। मैं सब बताता हूँ तुमको माधवी, वंश ने कहा और अपनी बात शुरू की। वाणी मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। वाणी को जन्म देते ही उसकी माँ मर गई थी। फिर उसके पापा ने उसकी परवरिश की। फिर मेरे पापा के वो बहुत जिगरी दोस्त थे। मैं उनके घर आता जाता था। मुझे वाणी से मोहब्बत हो गई, लेकिन ये बात मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने चुपके से वाणी से कोर्ट मैरिज कर ली। फिर वाणी के पिता भी मर चुके थे। अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं था, तो मैं उसे घर लेकर आ गया। मेरी मम्मी इसलिए वाणी से बहुत नाराज़ रहती है। मेरी मम्मी की वाणी की तरफ से तो नाराज़गी और बढ़ गई जब वो 5 साल तक कोई भी औलाद न दे पाई। मेरी मम्मी हमेशा उसको बांझ कहती थी। फिर तंग आकर मेरी मम्मी ने ही मेरी शादी तुमसे करवा दी थी ताकि मेरी तुमसे औलाद हो जाए। लेकिन औलाद ना होने की वजह से मेरी पत्नी को दौरे पड़ने लगे। वो अपने दिमाग पर बहुत प्रेशर डालती थी कि मैं एक बार माँ बन जाऊं। इसकी वजह से वो बहुत बीमार रहने लगी थी। ऊपर से हमारी शादी उसको बहुत सताने लगी थी। मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए तुमसे शादी कर ली और अब भगवान ने हम पर अपनी कृपा कर दी है। अब हमारे घर खुशियों से भर दिया है। वंश की बातें सुनकर जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वंश की बातें सुनकर
जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैं क्या कर रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे धोखे में रखा और मुझसे धोखे में शादी की थी। मेरी वाणी से कोई जातीय दुश्मनी तो नहीं थी, पर मेरे पति से मुझे बहुत शिकायत थी कि उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की थी। पर वाणी ने उनको कसम दी थी कि ये बात मैं तुमसे कभी ना बताऊं, क्योंकि वाणी भी चाहती थी कि हमारी कोई औलाद हो जाए। जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो मैं भी उस वक्त माँ बनने वाली थी और हमारे घर में एक नहीं दो दो खुशियाँ आने वाली थी। फिर मैंने अपने पति को और अपनी सौतन को भी माफ़ कर दिया था। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।